नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के सामने दोस्तों स्पेशली मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप सभी को, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। मार्कर का कलर ठीक है, ब्लैक है। तो यानी ये स्पेशली जो क्लास रहने वाली आपकी रहने वाली है एलडीसी के लिए है, वीडियो के लिए है, सेकंड ग्रेड के लिए है, फर्स्ट ग्रेड के लिए है। अगर कोई बच्चा पुलिस का एग्ज़ाम भी दे रहा है तो उसके लिए भी दोस्तों बेहतरीन क्लास है। राजस्थान जी के इससे पहले दोस्तों हमने कला संस्कृति को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और आपको दोस्तों पीडीएफ है दोस्तों, जो पीडीएफ आपको है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों अवेलेबल हो जाएगी। लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है, ठीक है। और जल्द अपना है वो एप्लीकेशन भी दोस्तों लॉन्च हो रहा है, जिस पे आपको स्पेशली वीडियो एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज दोस्तों देखने को मिलेगी। तो उसके लिए दोस्तों लगातार आपको जुड़े रहना होगा हमसे। तो शुरू करते हैं। नो डाउट लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। पहला प्रश्न आपके सामने, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आप अच्छा विजिबल दोस्तों हो पाए आपको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें। ये लीजिए, ये बार बार क्या चला जाता है। तो यानी आप देखेंगे पहला जो प्रश्न आपका है वो है कि इतिहास में किनके शासकों को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता था। अच्छा प्रश्न, क्या किन को हिंदुआ सूरज के नाम से जानता था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि मेवाड़ के शासकों को, या मारवाड़ के शासकों को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। यानी अब आपके सामने देखो आप यहाँ पर कि मेवाड़ की जब बात हो रही है तो यानी आपका उत्तर तो क्या हो जाएगा? मेवाड़ के शासकों को दोस्तों मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज के नाम से दोस्तों पुकारा जाता था। अब ये सिंपल सा एक प्रश्न हो गया, लेकिन इससे जुड़े हुए 3-4 प्रश्न दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं, कलर भी कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं। अब देखो मेवाड़ की प्राचीन राजधानी अगर आपसे पूछे, देखो प्राचीन राजधानी अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्या थी? नागदा थी। क्या थी दोस्तों? प्राचीन राजधानी थी वो नागदा थी। और यहाँ पर अगर हमसे पूछ ले कि भैया कि वर्तमान कौन सी है, अगर हमसे ये पूछता कि वर्तमान बताओ, वर्तमान ये तो प्राचीन थी, और वर्तमान आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा जिसे मध्यमिका के नाम से जानते हैं, चित्तौड़। क्या होगा दोस्तों? चित्तौड़। तो यानी मेवाड़ के हिंदुआ सूरज के नाम से मेवाड़ के शासकों को पुकारा जाता था। तो मेवाड़ की जो प्राचीन राजधानी थी वो दोस्तों नागदा थी। अब वर्तमान है मध्यमिका यानी चित्तौड़ है, ठीक है। अभी क्या है आपको मैं बताऊं कि इनके कुछ उपनाम भी थे। इनके कुछ उपनाम भी दोस्तों थे किनके? मेवाड़ के शासकों के। क्या थे? उपनाम भी दोस्तों थे, ठीक है। थोड़ा यहाँ राइट नहीं करेंगे, नीचे ऊपर कर लेता हूँ थोड़े से यहाँ पर, ठीक है। उपनाम भी दोस्तों थे। अब उपनाम थे तो क्या नाम थे? एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, उपनाम भी थे। अब आप देखिए, पहला था इसमें शिवी के नाम से जानते थे इनको। उसके बाद में यहाँ पर इनका दूसरा मेदवाट नाम था, ठीक है। मेदवाट नाम से भी इनको जानते थे। उसके बाद में दोस्तों मेव भी नहीं कहते थे। क्या कहते थे? मेव भी नहीं कहते थे। और इनके लिए एक पंक्ति भी दोस्तों प्रसिद्ध थी कि जो दृढ़ राखे राज चिन्हचा, जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार दोस्तों। जो कि क्वेश्चन नंबर आप नीचे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार पंक्ति प्रसिद्ध है। तो वो दोस्तों मेवाड़ के शासकों के लिए ही प्रसिद्ध है। मेवाड़ के शासकों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथ 2 प्रश्न हमने दोस्तों कर लिए हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला जो प्रश्न है वो है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था भैया बताइए? क्या बप्पा रावल ने करवाया था, गोहिल ने करवाया था, या चित्रांग मौर्य ने करवाया था, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा? देखो यहां पर चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये आपसे पूछा चित्तौड़ दुर्ग का, ठीक है। तो देखो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है वो चित्रकूट पहाड़ी पे किया गया है। कहां पर किया गया है? चित्रकूट पहाड़ी पर। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था।
चित्रांग मौर्य ने। तो आपका उत्तर क्या होगा? चित्रांग मौर्य। ठीक है। अब चित्तौड़ दुर्ग को लेकर दोस्तों प्रश्न बन सकता है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये ऊपर राइट नहीं हो रहा है इस पर। ठीक है। अब चित्तौड़ दुर्ग के बारे में हम कुछ बात जानते हैं। यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग है, अगर आप देखेंगे चित्तौड़ दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्रकूट पहाड़ी पर दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, पहली बात तो चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। और चित्रकूट पहाड़ी यानी मेसा पठार, ऑप्शन में क्या लिखोगे? मेसा का पठार। ठीक है, मेसा का पठार, जो कि गंभीरी और बड़ेज नदी के तट पर दोस्तों है। तो यानी चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने दोस्तों करवाया था, क्योंकि प्रारंभ में चित्तौड़ मेवाड़ में मौर्यों का शासन था, मौर्यों का शासन था। और चित्तौड़ दुर्ग किस पे बना हुआ है? चित्रकूट पहाड़ी पर दोस्तों बना हुआ है, मेसा पठार के ऊपर और गंभीरी बड़ेज नदी के तट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। क्या है कि इसमें गहलोत वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गहलोत वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बप्पा रावल को, गोहिल को, या चित्रांग मौर्य को, या इनमें से कोई नहीं। गहलोत वंश का वास्तविक, अगर आपसे ये प्रश्न पूछता कि गहलोत वंश की नींव किसने डाली, अगर ये पूछता प्रश्न कि गहलोत वंश की नींव किसने डाली, अगर ये प्रश्न पूछता तो क्या आपका उत्तर होता? भाई अगर गहलोत वंश की नींव किसने डाली तो ये आपका उत्तर होता गोहिल ने। किसने डाली? इस गोहिल ने। तो गहलोत वंश की नींव किसने डाली? तो गहलोत वंश की नींव दोस्तों गोहिल ने डाली थी, या गोहिल दत्ते इसका नाम है। कब डाली थी? 566 ईस्वी के अंदर। ये याद रखना, 566 ईस्वी में इसने डाली थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों बप्पा रावल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा बप्पा रावल, न कि गोहिल। गोहिल मत कर देना। गोहिल वंश की नींव मेवाड़ राज्य के अंदर तो गोहिल ने डाली थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक दोस्तों कहा जाता है किसको? बप्पा रावल को। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इस गोहिल के बारे में एक प्रश्न और बन सकता है। चलो इस थोड़ा सा यहाँ पर कि गहलोत जो गोहिल है, इसको दोस्तों मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहा जाता है। मेवाड़ का मूल पुरुष, ठीक है, मूल पुरुष या आदि पुरुष भी दोस्तों इसको कहा जाता है। आदि पुरुष भी दोस्तों इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रांग मौर्य के बारे में हमने देख ही लिया। अगला जो प्रश्न आ रहा है वो है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखो एकलिंग जी क्या थे? एकलिंग जी क्या थे? मेवाड़ के कुल देवता थे। क्या थे दोस्तों? ये मेवाड़ के कुल देवता थे। तो आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ के कुल देवता थे। ठीक है, हो जाएगा अच्छे से। मेवाड़ के कुल देवता एकलिंग जो मानते थे। अब इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया? इनके मंदिर का निर्माण दोस्तों बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। अब पहला प्रश्न ये बनता है यहाँ से एक और कि बप्पा रावल का शासनकाल आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? शासनकाल दोस्तों आपसे पूछा सकता है। शासनकाल, शासनकाल के बारे में जानना है तो क्या उत्तर होगा कि इनका शासनकाल 734 ईस्वी से लेकर 753 तक रहा है। क्या रहा है? 734 से लेकर 753 तक दोस्तों रहा है। अब बप्पा रावल के बारे में जब बात छिड़ी गई है तो थोड़ी सी बप्पा रावल के बारे में हम और बात कर लेते हैं कि बप्पा रावल के बारे में ही यहाँ पर बात हो रही है। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो पाए आप सभी को। ठीक है, अब देखिए शासनकाल तो आपने देखिया, इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहाँ करवाया था ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में करवाया था। कहाँ करवाया दोस्तों? उदयपुर के अंदर करवाया था। अब ये बप्पा रावल है, इनके ये हरित गाय चराते थे। ये इनके गुरु थे हरित ऋषि, उनकी ये गाय दोस्तों चराते थे। अगर आपसे पूछे बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम आपसे पूछे, बहुत बार प्रश्न आता है, तो याद रखना है इन्हें काल भोज के नाम से जानते थे। इन्हें काल भोज के नाम से जानते थे, या काल शोक भी कहते थे। इनको क्या कहते थे? काल शोक के नाम से भी जानते थे। इनका देहांत अगर आपसे पूछे, बप्पा रावल की बात मैं कर रहा हूँ, देहांत पूछे तो इनका देहांत दोस्तों नागदा में हुआ था। इनका देहांत कहाँ हुआ था? नागदा में। और इनकी जो समाधि है, इनकी जो समाधि है वो कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी में, एकलिंग जी के अंदर है, कैलाशपुरी के अंदर।
ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छे से आपने देख लिया होगा कि बप्पा रावल से जुड़े हुए कितने प्रश्न आपने देखे कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? बप्पा रावल ने। मेवाड़ के कुल देवता हैं एकलिंग जी। और बप्पा रावल का जो शासनकाल है वो 1734 से 1753 है। उसके बाद में वास्तविक नाम काल भोज काल शोक के नाम से जानते हैं। और इनका जो देहांत नागदा में और इनकी समाधि कहाँ पर है? एकलिंग जी में। तो आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज दोस्तों आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली। क्या होने वाली है? रामबाण दोस्तों सिद्ध होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, चलिए जूम कर लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सॉरी, इसको थोड़ा मैं सही कर लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है आपका, क्या मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया? मेवाड़ में नौकरशाही का गठन दोस्तों किसने किया? ये प्रश्न है, ठीक है। नौकरशाही अच्छा इंपॉर्टेंट है, नौकरशाही का गठन किसने किया? तो यानी नौकरशाही का गठन किसने किया था? ये आपका उत्तर होगा इसमें अलट ने। क्या था? अलट ने किया था। अलट क्या था? बप्पा रावल का वंशज था। ये कौन था? ये बप्पा रावल का दोस्तों वंशज था। बप्पा रावल का वंशज था दोस्तों, ठीक है। नागदा के साथ साथ दूसरी राजधानी इसने आहड़ को भी बनाया था। यानी इस बंदे ने, नागदा पहले राजधानी थी, पहले क्या थी? नागदा के साथ साथ, नागदा के साथ साथ दोस्तों इसने किसको राजधानी बनाया था? आहड़ को। आहड़ को दोस्तों इसने राजधानी बनाया था। देखो जो चीज बोल रहा हूं, जो राइट कर रहा हूं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। नौकरशाही का गठन किसने किया था? अलट ने दोस्तों किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारे प्रश्न हैं आज हम डिस्कस करेंगे। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है यहां पर कि नागदा नष्ट होने पर राजधानी चित्तौड़ किसने बनाया? देखो अगर आपसे ये पूछे कि भी नागदा नष्ट हो गया था और राजधानी बनाया चित्तौड़, अब क्यों हुआ नष्ट, कब हुआ, ये सारी बात करेंगे। तो नागदा नष्ट हो गया, देखो जब एक नाम था चैत्र सिंह, ये नाम दिखाई दे रहा है चैत्र सिंह, इसका शासनकाल दोस्तों सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे 1213 से लेकर दोस्तों इसका 1253 तक शासनकाल रहा था, ठीक है। इसके समकालीन कौन था? शमसुद्दीन। अब इस बंदे के समकालीन कौन था यहाँ पर? शमसुद्दीन इल्तुतमिश शाह। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, बस इतना नाम ध्यान करें, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इस बंदे ने 1234 में इस नागदा के ऊपर, सॉरी, इस नागदा के ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया और नागदा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। जब ये नागदा नष्ट हो गया तब विजय तो चैत्र सिंह की हुई। विजय तो कौन रहा? चैत्र सिंह ही रहा था, है ना। ये दिल्ली के सुल्तान था। ये कहाँ का सुल्तान था? ये भैया दिल्ली का सुल्तान था। कहाँ का था? ये दिल्ली का सुल्तान था। तब नागदा नष्ट हो गया, तब इस बंदे ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। तो क्या उत्तर होगा कि नागदा नष्ट होकर राजधानी चित्तौड़ को किसने बनाया? चैत्र सिंह ने। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समकालीन था, 1234 में नागदा पर अटैक करता है और उसे नष्ट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला है कर रावल रतन सिंह का शासनकाल था। रावल रतन सिंह का आपसे शासनकाल पूछा गया है, तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं 1302 से 1304। क्या ये होगा? ये तो नहीं होगा। रावल रतन सिंह का पूछा है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। दूसरा 1302 से 1305, ये भी नहीं है, ठीक है, क्रॉस कर देता हूँ, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। उसके बाद 1302 से 1303 बिल्कुल यही है। सी ऑप्शन दोस्तों आप करेंगे। रावल रतन सिंह था, ये चित्तौड़ दुर्ग में इसका शासक था, चित्तौड़ दुर्ग का। इसका शासनकाल को लेकर प्रश्न बन सकता है और आपको 1302 से 1303 यानी ये ही आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब रावल रतन सिंह के बारे में बहुत सारी हम बातें करेंगे साथ साथ में, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपका पद्मिनी, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं क्योंकि लिखा नहीं जाएगा फिर इससे। चलिए कह रहा है कि पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया, किस दुर्ग में किया था? यह आपसे प्रश्न है कि जो पद्मिनी थी इसने 1600 रानियों के साथ में जौहर किया था। क्यों किया? क्योंकि आप सभी को पता है कि भी चित्तौड़ पर किसका शासक कौन था? पहले रावल रतन सिंह था। कौन था? रावल रतन सिंह था। शासनकाल तो हमने देख लिया, शासनकाल तो हमने देख लिया। इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी दोस्तों ये इसकी जो ये इसकी पत्नी थी, ये कौन थी? ये पद्मिनी थी ऊपर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट। अगर आपसे पूछे ये पद्मिनी इसकी पत्नी थी, रावल रतन सिंह की दोस्तों पत्नी कौन थी? रतन सिंह की पद्मिनी थी। अब इसके समकालीन कौन था दोस्तों? इसके जो समकालीन था ना वो एक के था।
एके का मेरा मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। एके का मेरा मतलब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। इस बंदे ने इस पे आक्रमण किया, रावल रतन सिंह पर अटैक कर दिया पद्मिनी की चाह को पाने के लिए। पद्मिनी काफ़ी खूबसूरत थी, कुछ इस प्रकार की कहानी है, और उसी वजह से अटैक किया। कब? 26 अगस्त को अटैक किया 1303 में। और जब रावल रतन सिंह मारा जाता है तो उसके बाद में पद्मिनी है 1600 रानियों के साथ जोहर कर लेते अपने मान सम्मान को। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मेवाड़ का पहला साका, तो मेवाड़ का जो पहला साका हुआ 1303 में हुआ है। याद रखें कि मेवाड़ का पहला साका है वो 1303 में दोस्तों हुआ है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखो, अच्छा है कि राजस्थान का दूसरा साका क्या है? राजस्थान का दूसरा साका कब हुआ? देखो पहला राजस्थान का दूसरा साका आपसे पूछा है, राजस्थान का दूसरा, तो राजस्थान का दूसरा साका दोस्तों 1303 में हुआ था। 1303 में, क्योंकि ये तो मेवाड़ का तो पहला था, मेवाड़ का पहला था, मेवाड़ का तो पहला साका था, लेकिन राजस्थान का ये दूसरा था। तो राजस्थान का दूसरा साका कब हुआ? 1303 में। और पहला कब हुआ? पहला कब हुआ? ये अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पहला कब हुआ भाई, पहला कब हुआ बताइए, पहला कब हुआ? कोई आइडिया है? 1301 में। कब हुआ? 1301 में। हमने जब पढ़ा था रणथंभौर का दुर्ग, आपने देखा होगा, उस समय मैंने आपको बताया था कि जल जोहर हुआ, जो कि राजस्थान का पहला साका था 1301 में। ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राणा शाखा की शुरुआत किसने की? राणा शाखा, ये राणा हमीर है ना, राणा नाम से राणा हमीर, राणा क्षेत्र सिंह, राणा लाखा, ये बहुत से नाम आएंगे। ये राणा शाखा की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों, राणा शाखा की शुरुआत है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर राणा हमीर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? राणा हमीर ने की थी। अब राणा हमीर का शासनकाल पूछेगा तो भैया 1326 से लेकर आपका 1364 तक रहना चाहिए। 1364 तक दोस्तों ये रहना चाहिए इसका शासनकाल। ठीक है, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव भी इसने डाली थी, और राणा शाखा की शुरुआत भी दोस्तों इसने की थी। अब इससे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है कि इस राणा हमीर को दोस्तों वीर राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वीर राजा भी कहते हैं, इसको बोलते हैं वीर राजा भी कहते हैं। विषम घाटी पंच या मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम घाटी पंचानन भी दोस्तों इसको, पंचानन भी दोस्तों इसको बोलते हैं। अब मेवाड़ का दोस्तों इसको उद्धारक भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। और इसी के समय में दोस्तों, राणा हमीर के समय में ही दोस्तों मेवाड़ के राजा क्या कहलाए थे? महाराणा, क्योंकि इसने राणा शाखा की दोस्तों शुरुआत की थी। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है पिछोला झील, कह रहा पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ था? पिछोला झील आपको याद है कि एक बंजारे ने खोद के इस तरह की कोई बात चलती है उदयपुर के अंदर। सबसे पहले तो पिछोला झील है वो कहाँ पर है? अगर आप देखेंगे ये उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, इसकी पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ? तो ये दोस्तों राणा लाखा के समय में हुआ था। तो बी ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। और राणा लाखा का जो शासनकाल अगर आपसे पूछे तो इसका उत्तर होगा 1382 से इसका शासनकाल 1421 तक दोस्तों रहा था। 1421 तक राणा इसका रहा था। ये क्षेत्र सिंह का पुत्र था। राणा लाखा किसका पुत्र था? क्षेत्र सिंह का। ठीक है, और आपको पता जो ये राणा हमीर अभी पढ़ के आए ना, राणा हमीर का पुत्र तो कौन था? ये क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह का पुत्र कौन था? राणा लाखा था। ठीक है, आगे हम रावल रतन सिंह के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का विषम पिता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न कि मेवाड़ का विषम पिता किसे कहा जाता है। अब विषम पिता क्यों कहते हैं? कि विषम पिता आपने महाभारत देखी होगी, क्योंकि विषम पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो शादी नहीं की, बिल्कुल भी क्या विवाह नहीं करूँ ये कसम खा रखी थी राव चूड़ा ने।
ये जो रावचूड़ा ना, इसने, ये रावचूड़ा कौन था? ये राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा था। रावचूड़ा ना ये राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा था, जो राणा लाखा ऊपर बी ऑप्शन में आपको दिखा ना, इसका ये पुत्र था। इसने कसम खा रखी थी, न तो मैं मेवाड़ की गद्दी पे बैठूंगा, न ही विवाह करूं, इसलिए इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हम देखेंगे। अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु, राणोरासु, अभिनव भट्टाचार्य आदि जो उपाधियां प्राप्त थी, किसको प्राप्त थी? किसको प्राप्त थी दोस्तों? ये उपाधियां प्राप्त थी, सर्वाधिक उपाधियां राणा कुंभा को प्राप्त थी। राणा कुंभा को, जो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और राणा कुंभा का जो शासनकाल था दोस्तों, वो भी आपको ध्यान में रखना है, 1433 से 1468 तक था। क्या था? 1433 से 1468 तक शासनकाल था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां से कि इसका जो समय था राणा कुंभा का, इसका जो शासनकाल था, यह कला व वास्तुकला का स्वर्णयुग था। कला व वास्तुकला का स्वर्णिम दोस्तों युग था इसके समय में। ठीक है, और राणा कुंभा को गीत, वाद्य, नृत्य तीनों में निपुण था। तीनों कलाओं में, गाने में, बजाने में और नाचने में, तीनों कलाओं में दोस्तों ये निपुण था राणा कुंभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, कह रहा है कि वाद्य यंत्र, कौन सा? कि वाद्य यंत्र वीणा का प्रयोग किया करते थे, कौन करते थे? ए ऑप्शन समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन राणा कुंभा, या दोनों ही? तो उत्तर होगा आपका दोनों ही। ये दोनों ही ना वीणा का प्रयोग दोस्तों करते थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ही करते, समुद्रगुप्त भी वीणा का प्रयोग करते थे। अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको, और छोटा दिखाई दे रहा है ना आपको, विजिबल हो रहा है। चलिए, कि महाराणा, चलिए क्या क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ये क्वेश्चन है। ठीक है, उपलक्ष्य में करवाया था। अब बताओ, सारंगपुर का युद्ध था, या हल्दी घाटी का युद्ध था, या चेतारण का युद्ध था, किसका था? महाराणा कुंभा ने करवाया। पहला प्रश्न तो यहां से उत्तर तैयार हो गया कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। किस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1437 में। किसके बीच हुआ था? महाराणा कुंभा और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद खिलजी के बीच हुआ था दोस्तों। खिलजी के बीच हुआ था, जिसमें विजय कौन रहा था? ये विजय रहा था, महाराणा कुंभा दोस्तों इसमें विजय रहा था। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। जो ये विजय स्तंभ है ना, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्व घर या अजायब घर भी कहते हैं। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी दोस्तों कहते हैं, विश्व कोश भी दोस्तों कहते हैं, समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक दो और बात इसकी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है ये विजय स्तंभ है, और राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये विजय स्तंभ भी है, ध्यान कर लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि चंपानेर की संधि किसके बीच हुई? चंपानेर की संधि किसके बीच हुई थी? देखो, चंपानेर की संधि किसके बीच हुई, क्यों हुई? क्योंकि चंपानेर की संधि इसी वजह से हुई कि संधि इसलिए की कि कुंभा को वो हराना चाहते थे, कुंभा को पराजित करना चाहते थे और राज्य का बंटवारा करना चाहते थे। तो कुंभा के साथ तो हुई नहीं दोस्तों। ये किसके बीच हुई? खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको कि खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन दोनों के बीच में हुई थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात का शासक था। इन दोनों ने विचार बनाया कि हम दोनों मिलकर एक साथ देते हैं। और ये कब हुई थी? ये दोस्तों 1456 में हुई थी चंपारण की संधि। ठीक है, और उद्देश्य क्या था? महाराणा कुंभा को पराजित करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा वो कुछ नहीं, उन्होंने आक्रमण भी किया था 1457 के अंदर, लेकिन कुंभा ही विजय दोस्तों रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, संग्राम सिंह किसका नाम था? संग्राम सिंह किसका नाम था दोस्तों? सीधी सी बात है, संग्राम सिंह काफी बार प्रश्न आया है। ये दोस्तों किसका नाम था, ये आपको बताना है। ये राणा सांगा का नाम था। किसका नाम था दोस्तों? राणा सांगा का। अब हम राणा सांगा के बारे में कुछ बातें हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न, संग्राम सिंह किसका नाम था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, ये दोस्तों संग्राम सिंह रायमल का तीसरा पुत्र था। और रायमल किसका पुत्र था? उदय का। उदय किसका पुत्र था? कुंभा का। इस प्रकार से, यानी आपको बता दो, ये जो राणा कुंभा है ना, इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था, बड़ा पुत्र था उदा, बड़ा पुत्र। और इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था रायमल।
कौन था? रायमल। और रायमल का जो पुत्र कौन था? वो राणा सांगा, जिसे हम संग्राम सिंह के कहा जाता है जिसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला है, भैया जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दें, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी। मारवाड़ और मेवाड़ के सीमाओं के निर्धारण के लिए कौन सी संधि की गई थी? अच्छा प्रश्न है। तो कौन सी संधि की थी कि मारवाड़ और मेवाड़ राज्यों सीमाओं का निर्धारण करने के लिए? ये दोस्तों संधि कब हुई? पहला प्रश्न तो ये 1458 में हुई थी। कब हुई थी और किसने करवाई थी? ये हंसाबाई ने करवाई थी। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने करवाई थी। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, जो चीज़ लिख रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट। हंसाबाई ने दोस्तों करवाई थी। और किसके बीच करवाई थी? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राव जोधा व कुंभा के बीच में दोस्तों करवाई थी। और कौन सी संधि थी? नाम दोस्तों समझ लेना, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि हुई थी मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण के लिए 1458 में हंसाबाई ने करवाई थी। ये हंसाबाई कौन थी? हंसाबाई राणा लाखा की पत्नी थी। ठीक है, राणा लाखा की पत्नी थी ये। हंसाबाई ने करवाई थी राव जोधा व कुंभा के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो है कि अबुल फजल ने कहा है कि दुर्ग को देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अब सिर की पगड़ी गिर जाती है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो ये किसके लिए बात बोली गई है? अभी किसके लिए बात बोली गई है? तो ये दोस्तों बोली गई है कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। किसके लिए? कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतना ऊंचा है जिसे देखने पर दोस्तों पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, रानी कुंभल की याद में दोस्तों ये बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है का एकमात्र राजा क्या होगा? का एकमात्र राजा जिसने सभी राजपूत राजाओं को एक संग में मिलाया और एकमात्र राजा जिसने जीता हुआ राज्य वापस भी कर दिया था। अच्छा प्रश्न है, कौन सा था? कौन राजा था जिसने एकमात्र राजपूत शासक जिसने सभी राजपूतों को एक संग में मिलाया तथा एकमात्र राजा है जिसने जीता वापस दे दिया था? तो ये है दोस्तों राणा सांगा। कौन है भाई? ये राणा सांगा। राणा सांगा ने यहाँ पर 1519 के अंदर दोस्तों गागरोण का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोण का दोस्तों युद्ध हुआ था। गागरोण का युद्ध किसके बीच हुआ था? वो दोस्तों मोहम्मद खिलजी सेकंड के बीच दोस्तों हुआ था। सेकंड के बीच, जिसके अंदर राणा सांगा की दोस्तों विजय होती है और ये राज्य को हड़प लेता है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों इसे 1500 के बाद में इसको सौंप देता है। शायद मेरे वो सन मेरे याद नहीं है, लेकिन 1519 में गागरोण का युद्ध होता है जिसमें सांगा की विजय होती है। ठीक है, ये वापस देते थे, एकमात्र था। हो जाएगा याद? बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बांडी का युद्ध, नाम है बांडी का युद्ध, कौन विजय रहा था? बांडी का युद्ध में विजय कौन रहा था? पहले तो बांडी का युद्ध हुआ कब, कहां पर हुआ, कब हुआ, किसके बीच हुआ, ये ध्यान रखना है। देखो बांडी का जो युद्ध हुआ था ना वो आपका 1519 में हुआ था। कब हुआ था? 1519 में। कहां पर? धौलपुर में दोस्तों हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? धौलपुर में हुआ था। और किसके बीच हुआ था दोस्तों? सांगा के बीच हुआ था। सांगा प्लस में कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था, जो कि दिल्ली का शासक था। इन दोनों के बीच में हुआ था। अब विजय किसकी रहती है? अब अपना ये राणा सांगा यही विजय रहता है, ये विजय रहेगा। ठीक है, राणा सांगा विजय रहता है। और बांडी का कौन विजय रहा था, यही प्रश्न आपसे, तो विजय राणा सांगा। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये भी सन पूछते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ? तो ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ। अब ये प्रश्न पूछ लिया, लेकिन ये पूछ लेता किसके बीच में हुआ, तो क्या उत्तर होता? तो आपका उत्तर होता बाबर प्लस में इब्राहिम लोदी। यहां पे भी इब्राहिम लोदी थे, लेकिन एक तरफ है बाबर। अब हमसे पहला प्रश्न पूछा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, हमने बता दिया 1526 में। ये भी बता दिया कि बाबर प्लस में लोदी के बीच हुआ था। अगर हमसे पूछ लेता कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, अगर दूसरा युद्ध कब हुआ तो पूछता, तो सेकंड जो युद्ध हुआ था वो मैं यहाँ ये सिंबल बनाया था सेकंड। तो पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 में हुआ था। और किसके बीच में? अकबर प्लस में किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच दोस्तों हुआ था। हेमू के बीच हुआ था। अब ये प्रश्न पूछ ले कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ,
देखो मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं, हर चीज आपके साथ एक्सप्लेन। तो तीसरा युद्ध पूछे तो भैया तीसरा युद्ध ये हुआ था, यहाँ पर थर्ड नंबर मैंने लगा दिया है। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये मराठा के बीच हुआ था। एक तरफ तो दोस्तों मराठा थे और एक तरफ अहमद शाह थे, अहमद शाह अब्दावली, अहमद शाह अब्दावली ये थे। ठीक है, हो जाएगा। पहला और दूसरा तीसरा तीनों सन बता दिए, और किसके बीच हो ये भी मैंने बता दिया। अब मेरे हिसाब से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कब बयाना का युद्ध कहाँ लड़ा गया? सॉरी, बयाना का युद्ध कहाँ लड़ा गया? बयाना का युद्ध कहाँ लड़ा गया? पहली बात तो बयाना का युद्ध हुआ कब, ये आपको जानना है। तो बयाना का दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बयाना का जो युद्ध हुआ था ये 16 फरवरी 1527 को दोस्तों हुआ था। कहाँ पर? भरतपुर में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? भरतपुर में हुआ था। अब किसके बीच हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपना सांगाई एक तरफ, तो अपना सांगा एक तरफ, और एक तरफ दोस्तों बाबर है। एक तरफ कौन रहेगा? बाबर। अब इसमें विजय कौन रहेगा? ये रहेगा अपना सांगा ही विजय रहेगा इसमें। और ये हुआ कहाँ? भरतपुर के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, और यहाँ पर 16 फरवरी 15 से डेट भी याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। और बाबर सेना का नेतृत्व उस समय किसने किया था? उसमें इसका जो नेतृत्व किया था वो मेहंदी ख्वाजा ने किया था, जो कि इसका बहनोई था, मेहंदी ख्वाजा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की दोस्तों घोषणा की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बाबर ने खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा 17 मार्च को हुआ था। 17 मार्च 1527 को दोस्तों हुआ था। 27 को खानवा के युद्ध किसके बीच हुआ था? ये दोस्तों सांगा, अपना एक तरफ तो सांगा ही है, सांगा है, और दूसरी तरफ प्लस बाबर है। दूसरी तरफ कौन है? बाबर। अब की बार भी बाबर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ? अच्छा, खानवा के युद्ध कब? 17 मार्च 1527 को सांगा और बाबर के बीच में। इसी युद्ध में बाबर ने दोस्तों जिहाद की घोषणा की थी। युद्ध के अंदर तोप खाने और तुगलका पद्धति का प्रयोग भी दोस्तों किया था। गाजी की उपाधि भी दोस्तों धारण की थी। इसमें विजय कौन रहेगा? इसमें भैया ये विजय रहेगा बाबर, इसने यही विजय रहेगा, याद रखना। इसमें इसकी विजय होती है। राणा सांगा है वो घायल हो जाता है। क्या हो जाता है? घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद में इसे बसवा ले जाया जाता है। कहाँ? बसवा में ले जाया जाता है, दौसा के अंदर, बसवा गांव के अंदर इसको लेके जाते हैं। ठीक है, क्यों ये राणा सांगा क्यों हार जाता है? क्योंकि आपने देखा कि भी 16 फरवरी को तो 1527 को तो फिर युद्ध हुआ ही था दोनों के बीच में, जिसमें विजय हो गया राणा सांगा। तो उसको टाइम नहीं मिला, तुरंत प्रभाव से इसने युद्ध कर दिया था दोबारा, तब हार गया था अपना सांगा, वरना हारता नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि राणा सांगा का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? राणा सांगा है, राणा सांगा का चबूतरा कहाँ बना हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछते हैं। अच्छा प्रश्न है। अब राणा सांगा का चबूतरा का मतलब बेचारा मारा जाता है कहाँ बना हुआ है? तो आपका उत्तर होगा बसवा के अंदर। बसवा कहाँ पर है? दौसा के अंदर। दौसा में दोस्तों इसका बना हुआ है। अब दाह संस्कार पूछे आपसे कि इसका दाह संस्कार दोस्तों कहाँ किया गया? दाह संस्कार दोस्तों यहाँ पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों इसका दाह संस्कार किया गया था। मृत्यु कब हुई थी? 1528 के अंदर दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी, कालपी एमपी के अंदर। कहाँ पे हुई थी? एमपी के अंदर, याद रह जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि झाला अज्जा और राणा सांगा के सेनापति थे जिन्होंने युद्ध में राणा सांगा का मुकुट धारण किया था, वह युद्ध था। अच्छा, कौन सा युद्ध था? कि झाला अज्जा राणा के सेनापति थे। पहले बता देता हूं, ये सेनापति जिन्होंने युद्ध में राणा सांगा का मुकुट धारण दोस्तों किया था। किस युद्ध में किया था? तो अभी हम युद्ध पढ़ के आए हैं, खानवा के युद्ध। बी ऑप्शन, खानवा के युद्ध में दोस्तों, क्योंकि ये घायल हो गया था, अपना राणा सांगा घायल हो गया, इसी वजह से उन्हें आगे आना पड़ा था लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, अगला क्या प्रश्न है? अगला है कि अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट दोस्तों तो राणा सांगा ही था। अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट राणा सांगा ही था। और कर्नल जेम्स टोड ने, देखो इसको सिपाही का अंश बताया है। याद रखना, सिपाही का अंश दोस्तों कहा जाता है, सिपाही का अंश भी दोस्तों कहा जाता है। और ये किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड को आप जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड को आप जानते हैं ना अच्छे से। उसने कहा, जो राजस्थान के इतिहास का जनक है, इसे राजस्थान का इतिहास का दोस्तों जनक कहा जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं कह रहा हूं कि पूरा पूरा अपन आज मेवाड़ पूरा कवर कर देंगे, मेवाड़ पूरा कवर कर देंगे। तो लाइक कर दे भैया सबसे पहले, तो जितने बच्चे देख रहे हैं। दासी पुत्र कौन था, दासी पुत्र कौन था? देखो देखो दोस्तों, यहां पर ये था राणा सांगा। ये कौन था? राणा सांगा। सुनिएगा मेरी बात को, ये था राणा सांगा। राणा सांगा की पत्नी कौन थी? पत्नी थी कर्मावती। कौन थी? कर्मावती थी। अब इस कर्मावती के 3 पुत्र थे, 3 पुत्र थे। अरे एक पुत्र और भी था इसका, जिसे दासी पुत्र कहते हैं, वो इसका नहीं था, इसलिए उसे दासी पुत्र कहा जाता है। वो कौन था? बनवीर। कौन था भी? बनवीर था। बाकी कौन था? एक तो विक्रमादित्य था, अभी नाम लिखा हुआ है, ये विक्रमादित्य था एक तो, एक बनवीर दासी पुत्र आ गया, एक राणा रतन सिंह आ गया, और एक उदय सिंह। ये चारों पुत्र थे राणा सांगा के, लेकिन बनवीर है वो दासी पुत्र था। तो सी ऑप्शन इसमें कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बनाया, खुद से प्रश्न बनाया है इसको, वैसे आता है इस प्रकार का प्रश्न का। दासी पुत्र बनवीर, ठीक है, पता लगे दासी पुत्र कौन? बनवीर। उदय सिंह को मारना चाहता था। अब दासी पुत्र था ना, तो ये भैया राजपाट लेना चाहता था बनवीर। ये उदय सिंह था जो चौथा पुत्र था राणा सिंह, उसको मारना चाहता था, लेकिन धाई मां पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया उसको बचाने के लिए। और उदय सिंह को सुरक्षित कहां भेज दिया? उसको कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज दिया। कहां भेज दिया दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज दिया। अब भेज दिया, अब अगर धाय मां के पुत्र का नाम क्या था जिसका बलिदान दिया था? अच्छा प्रश्न है, क्या नाम था उसका? नाम दोस्तों चंदन था। चंदन का बलिदान देकर, अपने बच्चे का बलिदान देकर किसी दूसरे की जान बचाई थी। बहुत बड़ा ये कार्य दोस्तों होता है, ये हर किसी के बस की बात दोस्तों नहीं होती है। वो एक समय था, उस समय लोग कर देते थे, लेकिन आज के समय में दोस्तों ये मान के चलो कि कोई भी पानी का गिलास भी नहीं, आप अगर प्यासे भले ही मर जाओगे लेकिन नहीं पिलाते, कुछ इस प्रकार का हो गया। लेकिन हमें हेल्प करनी चाहिए। वो समय अलग था, लेकिन ये समय अलग है। आज भी बहुत जरूरतमंद लोग हैं जिनकी सहायता हमें दोस्तों करनी चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं कि 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार किसने की थी? अच्छा प्रश्न है, किसने की थी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार दोस्तों? 1544 में किसने की थी? उदय सिंह ने की थी दोस्तों। इस उदय सिंह ने की थी। और उदय सिंह का शासनकाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है, इसलिए बता रहे, याद रखना 1540 से दोस्तों 72 तक रहा था, 72 तक दोस्तों रहा था। और इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था, राज्य अभिषेक जो हुआ था, राज्य अभिषेक जो हुआ था वो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहां पे हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, ठीक है, हो जाएगा। उदयपुर बसाया, उदय सिंह झील का निर्माण भी इसी ने करवाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? ये प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा, पहले तो आप ये बताओ चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ। फिर प्रश्न आ गया, मेरे को पहला बताओ, फर्स्ट कब हुआ ये बताओ। तो फर्स्ट कब हुआ दोस्तों? साका 1303 में, अभी डिस्कस करके आए हैं। दूसरा कब हुआ वो बताओ फिर। दूसरा कब हुआ? 1534 में हुआ था, 1534 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ दोस्तों? तीसरा 1567 से 68 के मध्य दोस्तों हुआ था। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आप सही करेंगे, ठीक है। तीनों मैंने बता दिए हैं, ठीक है, याद हो जाएगा ना, अच्छे से नोट कर लें जो चीज़ बता रहा हूँ। 1534 के अंदर चित्तौड़ का साका हुआ, जिसमें महारानी कर्मावती जो राणा सांगा की पत्नी, उन्होंने जोहर किया था। मैंने बताया नहीं शायद बीच में, ठीक है, उन्होंने जोहर किया था, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का शासनकाल। अच्छा क्वेश्चन, महाराणा प्रताप तक पहुंच गए हम। तो बताइए महाराणा प्रताप का शासनकाल आपसे पूछा गया। तो 1572 से दोस्तों 97 तक रहा था, 1572 से 97। तो यानी बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ये यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इतना स्पेस आ गया है, कोई बात नहीं, बी ऑप्शन ध्यान रखेंगे। 1572 से 1597 महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप के बारे में हम जानेंगे, साथ साथ प्रश्न भी देख लेते हैं कि देखो ये जो महाराणा प्रताप, क्वेश्चन पढ़ने से पहले महाराणा प्रताप के बारे में जान लेते हैं। कौन था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम दोस्तों था कीका। कीका के नाम से दोस्तों जाने जाते थे। हल्दी घाटी के शेर भी कहते हैं, मेवाड़ का केसरी भी कहते हैं। घोड़े का नाम था चेतक, घोड़े का नाम था चेतक। कुछ बातें आपने जान ली। चलिए अब जो प्रश्न है ना वो हम देख लेते हैं। अब जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अकबर ने क्या अधीनता स्वीकार करवानी थी महाराणा प्रताप को, तो इसने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे। और बहुत बार ये प्रश्न आता है कितने शिष्टमंडल भेजे थे? इसने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4। एक तो जलाल खां कोची के साथ भेजा था, सन बता देता हूँ। एक तो 1572 में भेजा था, एक 73 में भेजा था,
फिर एक और 73 में गया था, फिर लास्ट में दिसंबर, अच्छा 3 गए थे 73 के अंदर, जून में गया था, सितंबर में आई थिंक, और दिसंबर में, और सारे के सारे क्या हो गए थे, असफल थे। ये इंपॉर्टेंट है, सन आपसे नहीं पूछेगा, डोंट वरी। अकबर ने महाराणा कितने शिष्टमंडल भेजे, इतने पूछेगा, चारों, और चारों के चारों असफल दोस्तों रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हम मैराथन लेंगे आगे क्लासेस, जब दोबारा से स्टार्ट करें तो पूरा डिटेल में हम एनालिसिस कर लेंगे और चीज़ों का, ठीक है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कहाँ पर हुआ? ये बहुत इसमें क्या दिक्कत बड़ी आती है, इसमें बड़ी दिक्कत आती है कई बार बच्चों को, कहाँ पर हुआ राज्याभिषेक, ये आपको बताना है कि महाराणा प्रताप है उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो राज्याभिषेक दोस्तों गोकुंदा उदयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोकुंदा उदयपुर में हुआ था। और राज्याभिषेक समारोह है ना वो कुंभलगढ़ में, यहाँ पर समारोह है, समारोह तो कहाँ बनाया गया, यानी पार्टी पुर्टी कहाँ की थी? कुंभलगढ़ में की थी पार्टी, टेंट लगाकर, ठीक है ना। और अभिषेक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? गोकुंदा में। बात समझ आ रही है ना? ये हुआ था। कब हुआ? 1572 में। ये याद आप दोस्तों रखेंगे, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्याभिषेक समारोह तो बना था कुंभलगढ़ में, ठीक है, और राज्याभिषेक हुआ कहाँ पर? गोकुंदा में। बी ऑप्शन नहीं होगा इसका, देखो समारोह पूछा है, मैंने टिक मारा तो कोई बात नहीं, ए ऑप्शन सही होगा इसका, ए ऑप्शन। समारोह पूछे तो कुंभलगढ़, और राज्याभिषेक पूछता तो गोकुंदा हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, आ गए हैं, हल्दी घाटी पहुंच गई। हल्दी घाटी का युद्ध है, अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था, ये खबर फैल गई थी कि भाई अकबर आ गया है। कौन आ गया है? अकबर आ गया है। और पहली बात तो हल्दी घाटी का युद्ध अब हम पढ़ रहे हैं, कब हुआ? सबसे पहला प्रश्न, इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, या तो 18 जून आपको पेपर में मिलेगा, या आपको दोस्तों 21 जून मिलेगा। क्या मिलेगा? 21 जून आपको मिलेगा। याद रखना 1576 के अंदर, दोनों में से कोई सी भी तारीख है, सन 1576 है। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। प्रताप पैलेस में किसके बीच हुआ था? मान सिंह के बीच हुआ था, न कि अकबर के बीच हुआ। यह विशेष का ध्यान करना है, मान सिंह के बीच। ये अकबर का सेनापति था, अकबर का सेनापति था, और भैया यही आदमी विजय रहता है, यही दोस्तों विजय रहता है, ठीक है। क्यों? मुगलों ने घेर लिया था महाराणा प्रताप को, इसी वजह से। तो अब क्वेश्चन क्या है? हल्दी घाटी अकबर का झूठी की किसने फैलाई थी दोस्तों? ये जो मित्र खां है इसने फैलाई थी, मित्र खां। इसने कहा था कि भी अकबर आ गया है, इस वजह से डर जाए सारे। वो कहता नाम ले दिया कि भी नाम से डर जाए, अकबर भी खतरनाक आदमी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपोली किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोंड। क्या होगा? कर्नल जेम्स टोंड। और अल बदायूं ने इसने भी एक बात बोली थी हल्दी घाटी के युद्ध। इसने क्या कहा था? गोकुंदा का युद्ध बोला था इसे, गोकुंदा का युद्ध इसने कहा था। याद करेंगे सारे बच्चे, कहा था। और उस अबुल फजल ने भी एक बात बोली थी, इसने कहा था कि बनास का युद्ध कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध कहा दोस्तों था, ठीक है। या इसे खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, खमनोर का युद्ध कहते हैं। और ये किसने कहा था? ये दोस्तों इस अबुल फजल ने दोस्तों कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज थोड़ी बड़ी क्लास है आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। मेवाड़ पूरा हम कवर कर लेंगे इसमें। कह रहे कि मेवाड़ का उद्धारक, रक्षक और दानवीर किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक, रक्षक और दानवीर किसे कहा जाता है? देखो दोस्तों, हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ, प्रताप की हालत नाजुक हो गई थी उस समय जो वित्तीय सहायता दी थी ना, वो भामाशाह ने दी थी। किसने दी थी? भामाशाह ने दी थी। इसलिए इसे दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक और रक्षक और दानवीर दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, महाराणा प्रताप का दाह संस्कार कहां हुआ? महाराणा प्रताप का दाह संस्कार कहां पर हुआ? तो ये बांडोली में दोस्तों हुआ था। कहां पर हुआ था? बांडोली में, ठीक है। और चेतक का चबूतरा हल्दी घाटी में। और मृत्यु कहां पर हुई थी? ये मृत्यु दोस्तों चावड़ में हुई थी। याद करना, ये चावड़ के अंदर दोस्तों 1597 के अंदर। कब? 1597 में मृत्यु हुई। दाह संस्कार दोस्तों बांडोली में किया गया था, मृत्यु चावड़ में दोस्तों हुई थी। और प्रताप की दोस्तों संकटकालीन राजधानी, अगर आपसे पूछे कि संकटकालीन राजधानी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकटकालीन राजधानी दोस्तों पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? चावड़, जो कि उदयपुर के अंदर दोस्तों क्या होगा?
चावड़, ठीक है, यानी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर दोस्तों। हो जाएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है क्या चित्रकला का सर्वाधिक विकास, अच्छा प्रश्न, क्या चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में दोस्तों हुआ था, किसके समय में हुआ था भैया बताइए। इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन, यानी अंदर से प्रश्न बना बना के मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए, आप सभी के अंदर से प्रश्न। अमर सिंह के समय में दोस्तों हुआ था, किसके समय में, अमर सिंह के अंदर। अमर सिंह कौन था, ये पुत्र था महाराणा प्रताप का, ये महाराणा प्रताप का दोस्तों पुत्र था अमर सिंह, ठीक है, याद हो जाएगा ना। चित्रकला का सर्वाधिक समय। अब इसका शासनकाल अगर आपसे पूछ लेता तो आपका उत्तर होना चाहिए था 1597 में दोस्तों से लेकर 1620 तक ये शासन करता है। और चित्रकला का इसे, और ये दिवेर का युद्ध लड़ता है, दिवेर का युद्ध होता है सुल्तान और अमर सिंह फर्स्ट के दिवेर का युद्ध 1582 में, याद करना 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। किसका होता है, दिवेर का युद्ध किसके बीच होता है, ये अमर सिंह और प्लस में कौन है, सुल्तान नाम का सेनापति था, वो भी अकबर का था, सुल्तान, ठीक, सुल्तान नाम का, जिसे कर्नल जेम्स ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को युद्ध क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन भी दोस्तों कहा था, ठीक है, याद हो जाएगा ना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है, अगला है क्या गांगुली का युद्ध किसके मध्य हुआ, कि गांगुली का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ, गांगुली का युद्ध, अच्छा है, चलिए बताइए किसके बीच हुआ था गांगुली का युद्ध। दोस्तों गांगुली का युद्ध हुआ था कब, पहले तो ये ध्यान करो, 1807 में हुआ था, और किसके मध्य हुआ था, मान सिंह और जगत सिंह के बीच हुआ था। पहला ऑप्शन दोस्तों, मान सिंह और जगत सिंह के बीच में दोस्तों हुआ था। ये जगत सिंह दोस्तों आमेर का था, आमेर का जगत सिंह था, और भीम सिंह राठौड़ का भाई मान सिंह था जो कि मारवाड़ का था, ठीक है, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित ये दोनों हैं। जगत सिंह के साथ विजय था, इसमें जो विजय रहती है ना वो जगत सिंह की विजय रहती है दोस्तों। विजय कौन रहता है, जगत सिंह, इतना आपको ध्यान रखना है। और कहां पर हुआ गांगुली का, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था, नागौर में, हो जाएगा गांगुली। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्या हुर्डा सम्मेलन, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह सेकंड ने की थी। जगत सिंह सेकंड ने दोस्तों की थी। एक जगत सिंह सेकंड कौन था, ये संग्राम सिंह सेकंड है, उसका बेटा था, ठीक है। और इसी संग्राम सिंह ने क्या किया, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, अच्छा नीचे लिख भी मैंने रखा है, देखो ये लिख भी रखा है, देखो कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता कौन है, ये संग्राम सिंह सेकंड ही दोस्तों है। नीचे वाला भी हमने साथ में कर लिया क्वेश्चन। संग्राम सिंह सेकंड का पुत्र था जगत सिंह सेकंड, इसने हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की। अब प्रश्न ये तो चलो ठीक है, अब हुर्डा सम्मेलन कब हुआ, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा तो ध्यान में रखना कि 17 जुलाई को 1734 के अंदर दोस्तों हुआ था। और कहां पर हुआ, भीलवाड़ा में दोस्तों हुआ था। कहां हुआ था, भीलवाड़ा में दोस्तों हुआ था, याद करना है इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कितने प्रश्न रह गए, चलिए मेरे हिसाब से कंप्लीटली दोस्तों ये लीजिए भैया 43 क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखना, कुछ बात बता रहा हूं कि 43 क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब 43 क्वेश्चन मत मानना, इसके साथ में 4 इंटू मल्टीपल कर देना, तो 4 इंटू मल्टीपल करो कितना हो जाएगा, 4 की 12, हासिल बच गई 1, 4 चौके 16 है, 16 और 1 17, 172। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे 160 अबाउट 160 के आसपास क्वेश्चन हमने डिस्कस दोस्तों कर लिए हैं। यानी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ मिल जाएगी। अब भैया सपोर्ट आपको करना है, लाइक करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब आपको करना है। मैंने आपको पढ़ा दिया, बहुत अच्छे लेवल पे मैंने डिस्कस किया दोस्तों, इससे बढ़िया और क्या क्लास हो सकती है। पूरा रिवीजन दोस्तों मैंने करवा दिया है। अभी दोस्तों जल्द आप सभी के लिए हमारा ऐप भी लॉन्च होगा, तो आप इंतजार कीजिएगा। जल्द आपके लिए जबरदस्त चीजें लेके आ रहे हैं, जबरदस्त यानी जबरदस्त लिख देता हूं, जबरदस्त लेके आ रहे हैं बिल्कुल आपके फायदे के लिए, तो तैयार रहिएगा। और भी कोई आपका सुझाव है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो क्लास आज की फिनिश करते हैं। पूरी क्लास बेहतरीन रही थी, मेवाड़ का इतिहास पूरा दोस्तों हमने आज कवर कर लिया है। मेवाड़ का पूरा दोस्तों राजस्थान जीके का जो पार्ट है मेवाड़ का इतिहास, आज हमने इसको पूरा दोस्तों कर लिया है। क्या कमी रही इसके अंदर ये जरूर बताना है, क्या फायदा आपको मिल रहा है इसका भी हमें जवाब देना है। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहेगा। वॉइस क्लियरिटी भी अच्छी थी,
बहुत अच्छा पढ़ाया, ये सारे कमेंट आप मुझे करके बताओगे कि वाकई में बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है, तब और हम इंप्रूव करेंगे आपके लिए। चलिए मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।